हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पे गुरुकुल। मैं अभिषेक कुमार पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, जिससे जिन जिन लोगों तक अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही या हमारी जो टीम है उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम नहीं पहुंच पा रही, उन सभी लोगों तक ये नोटिफिकेशन और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास का अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हम लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप। आज हम लोग पार्टनरशिप के बारे में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं इसमें क्या क्या मतलब ये इसका इम्पैक्ट क्या क्या है, और ये जो पिछली बार हमने टॉपिक डिस्कस किया था उस टॉपिक से कितना रेलेवेंट है, उनसे कितना आ, एक स्टेप आगे है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की क्लास। तो सबसे पहले जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में ही थोड़ा सा नज़र डालते हैं। जो सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है ना? तो इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें पार्टनरशिप की एक्चुअल में ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर जो ये भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि जो सोल ट्रेड है उसका जो है जो अंत हो गया, या फिर जो बहुत लंबा नहीं चल पाया, जिसके लिए ये जो पार्टनरशिप का स्टार्ट हुआ वो क्यों हुआ, ये कह सकते हैं। या फिर इसके ड्रॉबैक जो सोल ट्रेड के हैं उसके ड्रॉबैक क्यों हुए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, ये सोल ट्रेड का ड्रॉबैक और पार्टनरशिप का ओरिजिन क्यों हुआ, दोनों एक ही चीज़ पे। क्योंकि जब एक चीज़ में निगेटिविटी आने लगी तो दूसरे पॉजिटिव चीज़ों को ही ढूंढा गया। जब भी देखा गया कि हमारा बिजनेस जो सोल ट्रेड है वो बड़े लेवल पे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं कमा कर दे रहा था, तो लोगों ने अलग अलग तरीके के फिर विचार लाए। तो उनमें एक विचार आया है जो है पार्टनरशिप का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसा विचार आया क्यों, या इस विचार की ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे पार्टनरशिप की। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट जो लिख रखा है, नो लाइबिलिटी प्रोटेक्शन। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब सोल ट्रेड था उसमें जितना भी मतलब होता था, कहने का मतलब जितनी भी लाइबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड होती थी। अगर किसी कारणवश कोई सोल ट्रेडर है, अगर उसको जो है उसका डेप्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना? जब डेप्ट ज़्यादा हो जाता है तो उसकी जो पर्सनल संपत्तियां थी उनको बेचकर भी लोग पैसा वसूल करते थे, या फिर वो जब डेप्ट अपना नहीं चुका पा रहा था तो उसकी चीज़ें हड़पने लगते थे। जैसे किसी ने कोई कर्जा मांगने पहुंचा तो जैसे पुरानी मूवी में देखते नहीं है, जब किसान मतलब बर्बाद हो जाता था लोन लेके साहूकारों से, तो उसके बैल ले लिए जाते थे या फिर उसकी खेती ले ली जाती थी। इस टाइप का थोड़ा बहुत प्रोसेस होता था। कहने का मतलब था कि सोल ट्रेड में जो है जो हम लोग की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब आपकी पर्सनल चीज़ों से भी पैसे वसूले जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये ड्रॉबैक था। और दूसरा जो ड्रॉबैक यहाँ पे है, फाइनेंशियल एंड बिजनेस क्रेडिट इज़ हार्ड टू प्रोक्योर। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो जितने भी अदर टाइप के जो भी बिजनेस होते हैं हम लोग के कॉर्पोरेट सेक्टर से या बिजनेस सेक्टर से या फिर फैक्ट्री वगैरह से, ये सब चीज़ें या फिर पार्टनरशिप, ये सब चीज़ें किसी ना किसी के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड होती हैं। जब पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो वो बैंकिंग के अंदर रजिस्टर्ड होगी। तो इसका फ़ायदा क्या रहता है कि गवर्नमेंट अगर कोई विपत्ति काल आ जाता है तो इन लोग को थोड़ा थोड़ा मदद करने लगता है, ठीक है ना? किसी न किसी थ्रू से या तो लोन दे देगी या तो उनको फंडिंग दे देती है, इस सब तरीके की। लेकिन सोल ट्रेड जब हमारा सोल ट्रेड बिजनेस जो भी है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ज़्यादा सहायता भी नहीं आती थी। तो सबसे पहले ये ड्रॉबैक हम लोग के सामने आ जाता था कि जो बिजनेस क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी हार्ड रहती थी सोल ट्रेड के बिजनेस में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेलिंग इज अ चैलेंज। अब यहाँ पे जो हमारी बात करने का मतलब है कि यहाँ पे सोल ट्रेड में होता क्या था, एक ही पार्टनर एक ही पर्सन होता था, वही मैनेजमेंट देखता था, वही सब कुछ करता था। अब उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आने लगता था कि वो काम तो कर सकता है, मैनेजमेंट तो कर सकता है, लेकिन सेलिंग सेलिंग इज़ अ प्रोसेस। ये एक पूरी पूरी प्रोसेस है जिसके लिए आदमी को एक स्पेशल एबिलिटी चाहिए होती है। सबकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं होती हैं कि वो जो है सेलिंग कर सके, क्योंकि सेलिंग एक वास्ट एरिया है। मार्केटिंग में एक जो सबसे ज़्यादा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो सेलिंग है। अगर आपका जो है सब कुछ अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ, लेकिन आप तब भी सेल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो कहने का मतलब है सेलिंग एक काफ़ी बड़ा चैलेंज
होता था, क्योंकि हर आदमी हर तरीके से संपूर्ण नहीं हो सकता है। इसीलिए जो सेलिंग प्रोसेस है वो एक चैलेंज होती थी, लोग अपना माल बेच नहीं पाते थे। आप एग्जाम्पल के लिए अपने आसपास देख लीजिए कि कई लोगों की मोहल्ले में कई दुकानें होती हैं, उस मोहल्ले में मान लीजिए एक मोहल्ले में कई दुकानें हैं और उस मोहल्ले में एक बंदे की दुकान अच्छी चलती है, बाकी की अच्छी नहीं चलती। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो आदमी अपने माल को बेच नहीं पा रहा है। कहने का मतलब है कि जो पर्सन है उस मोहल्ले के कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं ना, और जब जा रहे हैं तो उसकी दुकान पे क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि उसकी सेलिंग जो प्रोसेस है वो चैलेंजिंग है, उसके लिए चैलेंज है और उस चैलेंज को पार नहीं पा रहा है। दूसरा यहाँ पे ये टॉपिक जो डिस्कस हो चुका है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ये था कि जब भी वो डेप्ट वगैरह कभी नहीं हो जाती थी या फिर जो है वो दिवालिया वगैरह हो जाता तो उसकी पर्सनल संपत्तियों में से भी वो चीज़ें पैसे वसूल कर लिए जाते थे। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। और जो अगला जो ड्रॉबैक है वो राइजिंग कैपिटल कैन बी चैलेंजिंग। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जो है कि कैपिटल को राइज करना काफ़ी मुश्किल था। एक पर्सन था, एक पर्सन कितने लोगों को जानता होगा, कितने लोगों से डेप्ट ले सकता है या फिर कितने लोगों से उधार ले सकता है। उसकी सीमाएं लिमिटेड हो जाती थी, क्योंकि हो सकता है उसकी कंडीशन उतनी अच्छी ना हो जो एक बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल ला सके, या फिर उसको लोन अच्छे से ना मिल रहे हो, या फिर उसकी जो है गुडविल इतनी अच्छी ना हो जिसको जो फंड ना मिल रहे हो। तो ये सब प्रॉब्लम आती है। और फिर लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड डिफिकल्टी टू टैकल एक्सपेंसेस। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब भी मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन है तब तो सोल ट्रेड आसानी से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता उस समय देखिए, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो सबसे ज़्यादा उस समय जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है इस समय जैसे कोरोना आया तो जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी थी उन्होंने अपने व्यवसाय को या फिर जो भी उनका बिजनेस था उसको जो है नुकसान पे भी रन करा लिया, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। लेकिन अब मान लीजिए जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती, जो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं होंगे, तो आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारी दुकानें बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि वो लोग उस लॉस को झेलने के लिए उनके फाइनेंशियल असिस्टेंट ही नहीं था, ठीक है ना। तो वहाँ पे नुकसान हो जाता। तो कहने का मतलब ये सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने आप सबको बताई हैं, ये एक ड्रॉबैक थे सोल ट्रेड। इसी के कारण जो है ये पार्टनरशिप का जो है ओरिजिन हुआ। इसी कारण जो पार्टनरशिप हमारी जो टाइम टू टाइम आगे ग्रो करती रही और पार्टनरशिप आ गई। अब इसके बाद जो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। अब हुआ क्या, जब सोल ट्रेड में इतनी सारी कमियां आई, हम लोग की कैपिटल नहीं थी और उसके बाद गुडविल का भी मतलब लोचा आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी था ये भी एक इशू था, बहुत सारे इशू थे। तो अब एक इंसान ने सोचा क्या, पहले एक थे अब हाथ मिलाते हैं लोगों से। अब कैपिटल नहीं था तो हम अकेले इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं उतनी, जबकि हमारा बिजनेस का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ काफ़ी हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए अब लोगों से हाथ मिलाया। अब एक से भले दो वाला सिस्टम यहाँ पे लागू हो गया, दो से भले चार। तो ये चीज़ यहाँ पे पार्टनरशिप का ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3-4 लोग, ये लोग इकट्ठा होकर अब पार्टनरशिप में लोगों को मतलब पार्टनर बना के काम किया जा रहा है। दो, एक से भले दो, दो से भले चार, दो से भले चार, यहाँ पे 4 लोग ये इकट्ठा हो गए। अब ये सब अलग अलग चीज़ें ही इकट्ठा करेंगे। मान लीजिए किसी भी इंसान के पास कैपिटल ज़्यादा है, इसके पास कैपिटल ज़्यादा है, इसके पास सेलिंग से रिलेटेड जो भी अपना जो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और ये लोग अलग अलग क्वालिटी वाले भी हो सकते हैं। तो लोग अब इन तरीके से लोगों को जोड़ना, इकट्ठा करना चालू कर देते हैं ताकि उनका बिजनेस जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सके। अगर मान लीजिए कोई इंसान है, अब उसमें जो है कैपेबिलिटी तो काफ़ी सारी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं, उसकी एबिलिटी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा कर लेता है, तो वो अब क्या करेगा। अब सोल ट्रेड तो उसके बस की बात है नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज़ें तो हैं। अब यहाँ पे लोगों ने दिमाग लगाया, जब हमारे पास बाकी सारी चीज़ें हैं लेकिन कैपिटल नहीं है, तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढा जाए जो इन सब चीज़ों को दूर कर सकता हो। यानी सिंपल सी बात है, अब हमें उस इंसान को ढूंढना है जो पैसा हमें दे सके, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको अपने हिसाब से वो लोग बांट लेंगे। ठीक इसी तरीके से अलग अलग क्वालिटी के लिए अलग अलग इंसान का जो है पार्टनरशिप कर लिया जाता है ताकि हमारा बिजनेस अच्छे चल सके। अब देखते हैं पार्टनरशिप एक्चुअल में जो लाइन वगैरह होती है, जो लिखनी पड़ती है हम लोग को कॉपी में, वो कैसी होती है। तो यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है। तो पार्टनरशिप इज वन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस इन विच 2 और मोर देन पर्सन बिजनेस मेक अ पर फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन देम ऑफ शेयरिंग बिजनेस ownership, profit and losses, responsibility and duties of a business. They also help each other in operational activity of the business.
डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग एंड जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है, अब पार्टनरशिप में क्या क्या आता है, ये तो रफली इससे पहले जो भी मैंने बताया वो सब रफली बताया, लेकिन अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल आते हैं तब अच्छे समझ में आए, क्योंकि आपको रफ चीज़ें तो याद रखने में मदद करती है, लेकिन लिखने के लिए आपको थ्योरेटिकल आना जरूरी है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग, यानी पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग होना तो जरूरी है, उसके बाद उसकी लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि बिजनेस में अब जब वो पार्टनर बन गए तो क्या क्या चीज़ें शेयर होंगी। तो सबसे पहले ओनरशिप शेयर हो जाती है। पहले सोल ट्रेड में सिर्फ 1% ओनर था, अब यहाँ पे 2 लोग ओनरशिप जो है उसका ग्रहण करेंगे। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, पहले एक बंदा जो भी प्रॉफिट हो रहा था, जो भी लॉसेस हो रहा था वो शेयर कर रहा था। अब जो दूसरा पर्सन या जितने भी पार्टनर हैं सब लोग आपस में प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी होगा ना, वो एक निश्चित अनुपात में वो आपस में एग्रीमेंट होगा कि कितना कितना कौन कौन प्रॉफिट एंड लॉस जो है शेयर करेगा। उसके बाद ये नहीं कि आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ही बिजनेस में आए हो, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको अपने अपने गोल्स होंगे, अपने अपने काम होंगे, वो करने रहेंगे। तो कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको जो है वो बांटी जाएंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको प्रॉफिट ही मिल रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब नहीं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएंगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपके कर्तव्य बन जाते हैं, आपकी ड्यूटी बन जाती है कि वो काम करना ही करना है, तो आपको वो ड्यूटीज़ भी मिलती हैं। अब जब आपको ड्यूटीज़ मिलेंगी तो उसके लिए आपको कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे, जिसका आप जो है आगे जो है आने वाले जो भी काम करेंगे उसमें आप उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आप डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पे जो है आपको पार्टनरशिप में ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं। तो आइए अब आगे का डिस्कशन होता है। तो अब आगे के डिस्कशन में हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट, जो मैं बार बार यहाँ पे आप लोग को बता रहा था कि जो है सोल ट्रेड में जो रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन इंडिया में ये पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन किया ही जाएगा। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो किया जाता है वो पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 के अंतर्गत किया जाता है। इसमें जब भी आपको पार्टनरशिप करनी होगी, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप सोचते हो कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूं, आप सोचते हो पहले सोल ट्रेड, तो सोल ट्रेड में आपने देखा कि इसका जो है स्कोप काफ़ी कम है, आप बड़े लेवल पे करना चाहते थे, इसके लिए आपको ज़्यादा कैपिटल लगेगी। तो आपने देखा कि मेरे पास थोड़ी कैपिटल है, थोड़ी आपके दोस्त के पास है और थोड़े दोस्त के पास है, मतलब काफ़ी लोग 3-4 लोग इकट्ठा हो गए, आपने जो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ताकि आप जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जो भविष्य में जो आपको फ़ायदा होने वाला है उन सभी को सिक्योर कर सके अपने पास। तो इसलिए आपने पार्टनरशिप एक स्टार्ट कर दी। जब आपने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी तो यहाँ पे एक पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एग्रीमेंट किया था। सबसे पहले पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है, आप चाहे लिखित कर ले चाहे मौखिक कर ले। पहले के ज़माने में मौखिक का ही जो है काफ़ी मान्य रहता था, क्योंकि लोग अपने बात की वैल्यू करते थे, लेकिन आज के ज़माने में इतना जो है बातों की वैल्यू नहीं, लोग बात कह के पलट जाते हैं। इसलिए जो है आपका जो लिखित होगा, हैंड रिटन होना चाहिए पार्टनरशिप में, ठीक है ना। तो इसमें जो एग्रीमेंट होता है उसमें सभी के साइन होते हैं, और उसमें जो भी शर्तें होती हैं जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसके अंदर सारी शर्तें लिखी हो जाती है कि आपका प्रॉफिट लॉस क्या होगा, इन फ्यूचर आपके अधिकार क्या होंगे, आपकी गुडविल वगैरह का क्या प्रोसेस होगा, आपके वगैरह वगैरह जो भी बिजनेस से रिलेटेड सब टर्मिनोलॉजी है उसका सब का काफ़ी जो है मतलब डीप में उसको सब कुछ दिया होगा, ताकि आपके अधिकारों का और आपके शक्तियों का कभी टकराव ना हो एक दूसरे से, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप एक्ट को आगे आगे आने वाले दिनों में और अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहीं तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी सब चीज़ें नेक्स्ट डे